दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पिता की अंतिम विदाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सभी लोग चले गए। मैं चिता और अपने जीवन के अंत को देखने के लिए वहीं रुक गई। फिर अचानक भयंकर तूफान से न जाने कब चिता में से एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उछलकर मुझ पर आ गिरा और उसने मुझे भी जला दिया। सुमित का दिया हुआ आखिरी जख्म समझकर मैंने टुकड़ा झट से दूर फेंक दिया। यह उन शौहरतों का टुकड़ा था जिसे पाने के लिए सुमित ने मुझसे और अपनी बेटी से दूर रहकर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। अचानक मैंने देखा यह वही शील्ड का टुकड़ा था जो सुमित ने मौत से 3 दिन पहले ही कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजे जाने पर हासिल किया था। उसने न जाने कितने वर्षों बाद मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि प्रिया, डॉक्टरेट की उपाधि अब मुझे मिलने जा रही है। यही मेरा लक्ष्य था। पूरी ज़िंदगी बस उसी शौहरत के पीछे भागता था। न जाने मेरे कितने अरमानों का गला घुटता चला गया। सुमित की मंजिल मैं नहीं बल्कि कुछ और थी। वो नज़र मैं फिर कभी महसूस ना कर सकी जो सुमित से पहली बार मुझे मिलते समय महसूस हुई। सुमित की और मेरी मुलाकात मेरे कॉलेज में हुई थी। वह कॉलेज में अपनी फ्रेंड के साथ एनुअल फंक्शन में आया था। मेरा स्टेज पर कथक डांस का परफॉर्मेंस था। फंक्शन के बाद वह मेरे पास आया और बोला कि मैंने अभी अभी IAS क्लियर किया है और अपॉइंटमेंट होना बाकी है। आपका नृत्य देखकर मैं आपसे मिले बिना नहीं रह सका। मैंने अभिवादन कर दिया। वह मुझे देखता रहा और कह गया, आप मेरे दिल में बस गई हैं। फिर से मिलने का वादा कर सुमित चला गया। मैं इस प्रपोजल से स्तब्ध रह गई थी। करीब 3 महीने बाद सुमित मुझसे फिर मिलने आया। फिर उसने मुझसे मेरा नाम पता पूछा और कहा कि वह अपनी पोस्टिंग लेने चेन्नई चला गया था, इसलिए देर हो गई। मेरी चुप्पी में सहमति मान बैठा और अगले दिन मिलने के वादे के साथ चला गया। अगले दिन मैं भी मिलने चली गई। पता ही नहीं चला कितनी जल्दी में यह सब हो गया। पढ़ाकू किस्म का होने की वजह से वह रोमांस में थोड़ा कंजूस निकला। मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। सुमित ने मेरे पिता के पास जाकर प्रपोज़ल रखा। एक बाप घर आए IAS अफसर के प्रस्ताव को कैसे मना कर सकता था। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछे बिना ही हाँ भर दी। ससुराल में मैं ज़्यादा नहीं रह पाई। मैं सुमित के साथ चेन्नई चली गई। आलीशान बंगला, नौकर चाकर, सब सुख सुविधा थी वहाँ। वह अपने कार्य में व्यस्त रहते। मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। मैंने समय काटने के लिए एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। सुमित की व्यस्तता को देखकर मैं उससे कभी कुछ नहीं कह पाई क्योंकि वह बहुत महत्वाकांक्षी इंसान था। मुझसे प्यार वह बहुत करते थे, लेकिन वो एक स्त्री मन को नहीं समझ पाए। शादी के 3रे वर्ष मैंने एक बेटी को जन्म दिया। उससे भी मिले सुमित को कई महीने हो जाते। शायद वह भी मुझे ही माँ बाप दोनों समझने लगी। काव्या कब बड़ी हो गई और कब स्कूल जाने लगी पता ही न चला। मैं भी उसके स्कूल जाने के बाद अकेलापन महसूस करने लगी। घर में नौकर चाकर काव्या के लालन पालन में कोई भी कमी नहीं रखते थे, तो मैंने भी वापस से स्कूल ज्वाइन कर लिया। सुमित अपनी उपलब्धि का कोई भी प्रतीक या ट्रॉफ़ी सबसे पहले मुझे ही लाकर देते और मैं उन्हें शेल्फ में सजा देती थी। एक दिन पुरानी एल्बम हाथ लग गई। वही तस्वीर जो मेरी और सुमित की पहली मुलाकात थी। उस दिन के बाद आज तक सुमित ने मेरा डांस देखने की तमन्ना नहीं की। आज दिल ने फिर से एक आवाज़ लगाई। मैंने एक गाना लगाया और पैर वहीं थिरकने लगे। अब मैं रोज़ाना काव्या के स्कूल जाने के बाद डांस की प्रैक्टिस करने लगी। एक दिन डांस एकेडमी में स्टेज परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर दिया। मेरे प्रोग्राम की डेट फिक्स हो गई। यह बात मैंने सुमित से शेयर की तो उन्होंने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जुनून ए शहरत बस मेरे दिल पर सवार हो गया। शोहरत के पीछे मैं भी भागने लगी। मुझे भी लोगों की भीड़ भाने लगी। मेरे फ़ोटो न्यूज़पेपर में छपने लगे और एक पहचान बनती चली गई।
काव्या स्कूल से कब आती जाती इसका मुझे पता नहीं रहता था। उसे आया ही पालती थी। मैं भी अब धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी। एक दिन अचानक आया ने कहा, मुँह मीठा करो, काव्या के 10th के बोर्ड में 75% नंबर आए हैं। मैंने काव्या को बुलाया तो आया बोली, मेम साहब वो तो रात से ही दोस्तों के पास हैं, उन्होंने वहीं रहकर जश्न मनाने का सोचा। मैंने कहा, तुमने जाने क्यों दिया? वो बोली, मेम साहब आप सब भी तो बाहर रहते हैं, वह एक दिन बाहर रह लेगी तो क्या हो जाएगा। उस दिन मैं सो नहीं पा रही थी। मुझे झटका लगा और मैं काव्या का इंतज़ार करती रही, लेकिन रात तक वह नहीं आई। मैंने आया से पूछा कि क्या वह पहली बार बाहर गई है। नहीं नहीं मेम साहब, 2-3 बार गई है और अगले दिन आई है। आज तक क्या मैंने पूछा कि वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कितने दिन बाद आती है। इतने सवाल आज ही क्यों मेरे मन में आए। आज तक मैं कहाँ थी? मैं तो उसकी माँ थी ना। फिर भी मैंने उसे ये सब पूछने का अधिकार क्यों खो दिया। मैंने उसके दोस्त के घर फ़ोन किया। दोस्त ने कहा वह सो रही है, शाम को घर आएगी। मेरे कमरे में सन्नाटा और मेरे नृत्य की तस्वीरें और मैं ही थे बस। जिन बच्चों के लिए माता पिता अपनी सारी खुशी छोड़ देते हैं, हमने अपनी खुशी के लिए काव्या को अकेला छोड़ दिया। हमने अपना मन बाहर लगाया तो काव्या ने भी तो वही किया। हमने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बाहर की राह ली थी। वह तो बच्ची थी, वह भी तो अपना अकेलापन दोस्तों के साथ दूर कर रही है, तो क्या गलत कर रही है। मैं काव्या के कमरे में गई, आज जाने कितने साल बाद। मुझे देखकर काव्या ने अनदेखा कर दिया। कोई भाव नहीं थे उसके चेहरे पर, बिल्कुल सुमित की तरह। मुबारक हो बेटा, उसके थैंक्स का मैं इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो अजनबी की तरह लेटी रही। फिर बोली, इतनी खुशी की कोई बात नहीं। लेकिन काव्या ने एक बार भी मम्मा कहकर लिपटने की कोशिश नहीं की। मुझे उस पर क्रोध की जगह प्यार आ रहा था। मैं इस बार इतना खालीपन महसूस कर रही थी जितना शायद सुमित से दूर रहने पर भी महसूस नहीं किया था। मैं गॉड ब्लेस यू बेटा कहकर गुड नाइट के साथ अपने कमरे में आ गई। आज मुझे सुमित की बहुत याद आ रही थी। आज मैं नहीं, मेरे कमरे की हर चीज़ मुझे चिढ़ा रही थी कि औरों को खुश करने वाली अपने बच्चों और पति को खुश नहीं रख सकी। मुझे सुमित की चिंता नहीं थी, क्योंकि मैंने सुमित को नहीं खोया था, सुमित ने मुझे खोया था, जैसे आज मैंने काव्या को। आज मुझे सुमित में और मुझ में बिल्कुल फ़र्क नहीं लग रहा था। सुमित ने बेटी को बाप के नाम के अलावा अच्छा स्कूल, शानो शौकत विरासत में दी थी, और मैं तो उसकी माँ भी न बन सकी। क्या जो सुमित ने मेरे साथ किया उसका बदला था वह जो मैंने काव्या से लिया? मैं सुमित के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मैं लपककर फ़ोन की तरफ भागी। शायद सुमित का हो, लेकिन प्रोड्यूसर का था। परफॉर्मेंस की डेट डिसाइड करने के लिए कह रहा था। रात के 1 बजे तक मैं सुमित के फ़ोन का इंतज़ार करती रही। सोचकर बैठी थी कि आज मैं वह सब कुछ बता दूंगी कि हम क्या खो चुके हैं। आज होने वाली नई सुबह का इस्तकबाल मैं अपने टूटे संसार को जोड़कर करना चाहती थी। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज सुमित ने याद रखा। अक्सर वो कॉल बैक करना भूल ही जाते थे, लेकिन हमेशा की तरह फ़ोन पर सुमित नहीं, उनका पीए ही बोला कि साहब देर से आएंगे, मुझे आपको बताने के लिए कहकर सोने चले गए। मैंने कहा कि साहब जब उठें तो मेरी बात करवा देना। तभी अचानक फिर से फ़ोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। सुमित का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाकर अनवरत बोलना जारी कर दिया। सुमित, इतना काम क्यों करते हो कि मुझे भी फ़ोन पर बात करने के लिए पीए से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। सुमित, आ जाओ, हमारे पास क्या कमी है? क्यों न हम फिर से साधारण सी ज़िंदगी शुरू करें और अपनी बेटी के साथ खुशहाल ज़िंदगी जिएं। सुमित,
तुम भी तो कुछ बोलो। और उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर एक आवाज़ ने मुझे रोक दिया। मैं बोल रहा हूँ मेम साहब। मैम, वो आईसीयू में हैं, उन्हें कार्डियक अटैक आया है। मेरे हाथ से फ़ोन एकदम से गिर गया। ये क्या हुआ? जब मेरी आँख खुली तो ये अंधकार क्यों? ईश्वर इससे बड़ी क्या सज़ा दे सकते थे मेरी गलतियों की। जब भी मैं खुशी का इस्तेक़बाल करने की कोशिश करती हूँ, एक नई पहेली मेरी ज़िंदगी में आ जाती है, जिसे सुलझाने में कई चीज़ों को दांव पर लगा देती हूँ। मैं कपड़े डालकर बेंगलोर जाने की तैयारी में लग गई। काव्या बोली, मम्मा आज आप कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? तो मैंने कहा, बेटा आज तेरे पापा को घर वापस लेने जा रही हूँ। तभी फ़ोन फिर से बज उठा। फ़ोन उठाते ही पीए ने कहा, मैम ही इज़ नो मोर। हम दिल्ली आ रहे हैं साहब को लेकर। मैं एकदम बुत बनकर खड़ी थी। काव्या समझ नहीं पाई, मुझे बाहों में भरकर बोली, मम्मा क्या हुआ, पापा नहीं आ रहे? मैंने कहा, आज सब कुछ छोड़कर तेरे पापा घर आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करना है, चल एयरपोर्ट चलें। काव्या बोली, आज तक हम पापा को लेने नहीं गए, आज क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा, बेटे आज उन्हें हमारे कंधे की ज़रूरत है, अब वह अकेले नहीं आ पाएंगे। वह बोली, माँ पापा इतना काम क्यों करते हैं? मैंने कहा, बेटा अब वो काम नहीं करेंगे, अब वह सारा काम छोड़कर आ रहे हैं। एक आंसू मेरी आंख से नहीं निकला। काव्या समझ गई थी। उसने मुझे पहली बार आलिंगन में लिया और फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर हो गई थी हमें अपनी ज़िंदगी की नई सुबह का इस्तकबाल करने में, पर मैंने अब पूरी तरह ज़िंदगी को जीने का मन बना लिया था, जो बचे हैं उनके लिए, जिसे अभी अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है उसके लिए। मैं एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। सुमित की बॉडी दिल्ली आ चुकी थी। सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके मैं सुमित को लेकर कभी ना वापस जाने के लिए घर लेकर आ गई। सुमित की बॉडी को संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी थी। सुमित भी शांत थे। कुछ नहीं कहा उसने मुझसे। इस बात का ही तो अफसोस रहा कि कुछ तो कहता, बस सफ़र सफ़र, और यह अंतिम सफ़र। तभी सुमित का पीए आया, एक शील्ड और सर्टिफिकेट लेकर। बोला, साहब का अंतिम सपना, कल डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, आप रखिए। जैसे ही उसने मुझे थमाई, सामूहिक आवाज़ गूंजी, राम नाम सत्य है, शायद यही जीवन की सच्चाई है। शोहरत हम हमारे साथ ही ले जाते हैं, कोई याद नहीं रखता उस अवार्ड को, शोहरत को, लेकिन प्यार यदि दे जाएं तो मरने के बाद भी अपनों के दिलों में बसे रहते हैं। काव्या के आंसू अब नहीं निकल रहे थे, जैसे वो एकदम से बड़ी हो गई। तभी पीछे से गाड़ी आई, जिसमें काव्या का दोस्त था, जिसे काव्या ने हाथ से गाड़ी साइड में लगाने को कहा। फिर काव्या ने गाड़ी की डिक्की खोली और उसमें से 2 ब्रीफकेस निकाले और चिता की तरफ चल दी। मैं सकपका गई कि बेटी क्या करने जा रही है। मैं भागी। काव्या ने चिता पर लगी लकड़ियों में वह सारी ट्रॉफियाँ, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, न्यूज़पेपर जो सुमित ने आज तक पाने के लिए ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी, अग्नि को सुपुर्द कर दी। काव्या चीख कर रोते हुए बोली, नहीं चाहिए थी मुझे ये सब, मुझे केवल मेरे पापा चाहिए थे, केवल पापा पापा। कब रात बीत गई मुझे पता ही नहीं चला। आज नई सुबह का इस्तकबाल हो रहा था। मैंने कई साल से उगता सूरज नहीं देखा था। मेरी ज़िंदगी की आज नई सुबह हो रही थी। मैं घर पहुंची। मेरे बिस्तर पर काव्या सोती हुई नजर आई। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। सुमित को खोने के गम के साथ काव्या को पाने की खुशी को मैं क्या नाम देती समझ ही नहीं पा रही थी। मेरी बेटी का आज मेरे दिल और मेरे घर में इस्तकबाल हुआ था। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।